नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेडीयू की नवगठित कमेटी की पहली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी कहेगी तो वे अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, लेकिन वे संगठन का काम करते रहेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि संगठन है तभी पार्टी है और तभी वे मंत्री भी हैं। आरसीपी सिंह ने संसद चलेगी तो वे शनिवार और रविवार को संगठन के लिए काम करेंगे। 7 जुलाई को आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी में कई तरह की भ्रम की स्थिति थी, जिस पर आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी से वर्षों तक का साथ और संबंध रहा है। मैं सक्षम हूं किसी भी दायित्व को निर्वहन करने में ऊपर वाले की दया से। लेकिन देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कुछ ही दिनों में, उसके पहले मैं, आपको पता है ना कि मैं नेता सदन था राज्यसभा। कुछ ही दिनों में मैंने वहाँ हमारे जो आदरणीय सहयोगी रामनाथ ठाकुर जी उनको हमने बनाया। कितना दिन लगा था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आज भी मैं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आदरणीय उपेंद्र जी जब आए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका आपको इतिहास नहीं मिलेगा। मैं मंत्री बना हूँ 7 तारीख को, समझे कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूँगा, संगठन का भी काम मजबूती से करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेवारी अपने किसी मजबूत साथी को भी दूंगा। जेडीयू की नवगठित कमेटी की पहली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बैठक में आरसीपी सिंह जुड़े थे और कहा कि पार्टी कहेगी तो वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, लेकिन वे संगठन का काम करते रहेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि संगठन है तभी पार्टी है और तभी वे मंत्री भी हैं। वहीं आरसीपी सिंह ने संसद का चलेगी तो वे शनिवार और रविवार को संगठन के लिए काम भी करेंगे और 7 जुलाई को आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी में कई तरह की भ्रम की स्थिति थी, जिस पर आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी से वर्षों तक का साथ और संबंध रहा है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आनंद, क्या कुछ अपडेट है? जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और सबसे पहले शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से अपने संबंधों को लेकर की और उसके बाद आरसीपी सिंह ने भी इस संबंध को लेकर बयान दिए और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी और संबंधों को लेकर जो साफ बात कही, उससे सब कुछ तस्वीर साफ हो गई। लेकिन उसके बाद आरसीपी सिंह का ये बयान देना कि मैं संगठन के लिए भी काम करता रहूंगा और पार्टी अगर पार्टी मुझे निर्देश देती है तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ भी सकता हूं, कई तरह के संकेत हैं। देखिए, हमारे जो सूत्र है उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और उस बैठक में कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है कि अगर पार्टी तय करती है तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, लेकिन संगठन के लिए काम करता रहूंगा, कहीं न कहीं संकेत साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो मामला है अभी भी मामला फंसा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो रिश्ता है नीतीश कुमार से बेहद मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा से भी उन्होंने रिश्ते की बात कही। लेकिन सवाल यही रंजना कि जिस तरीके से आज आरसीपी सिंह ने बयान दिया उससे साफ हो गया है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अंदर खाने चर्चा चल रही है उसकी गर्मी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में अगर 31 जुलाई को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उस बैठक में अगर जेडीयू के हम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर देखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। रंजना जी आनंद, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।
जेडीयू की नवगठित कमेटी की पहली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया था और दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी कहेगी तो अध्यक्ष का पद वो छोड़ देंगे, लेकिन संगठन का काम करते रहेंगे और तभी वे मंत्री भी हैं। आरसीपी सिंह ने संसद चलेगी तो शनिवार और रविवार को संगठन के लिए काम करेंगे। वहीं 7 जुलाई को आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने की स्थिति के बाद कई तरह के भ्रम की स्थिति थी। और चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बैठक में पार्टी की मजबूत करने को लेकर मंथन हुआ। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने को लेकर तमाम नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अहम बैठक थी। इस बैठक में पार्टी की मजबूती करने के लिए, पार्टी को निचली इकाई तक के संगठन को धारदार बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी और इसमें सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर, एक मिलजुल के सब लोग काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। और पटना से बड़ी खबर है, मंत्री मुकेश सहनी से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री मुकेश सहनी से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर यह मुलाकात हुई है और बंद कमरे में दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत चली है। मांझी ने इसे व्यक्तिगत मुलाकात बताया है। तो आपको पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुकेश सहनी से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है और बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली है। वहीं मांझी ने कहा है कि यह व्यक्तिगत मुलाकात है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ रवि एस नारायण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुट गए हैं। जी रवि एस नारायण, बताइए क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जीतन राम मांझी अचानक मुकेश सहनी के घर पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद लगभग आधे घंटे तक मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच में आवाज पे बातचीत हुई है। और हालांकि जीतन राम मांझी ने इन्हें व्यक्तिगत मुलाकात कही है, लेकिन इन परिस्थितियों में जहां बिहार की राजनीति बिल्कुल सियासत गर्म है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पे मुकेश सहनी ने सरकार की खिलाफत की है। कई बार बातें जो है उन्होंने अपनी खुले रूप से रखी है। जीतन मांझी जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ कई बार अपनी बातें रखते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में दो बड़े नेताओं का मिलना व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल राजनीतिक है। हालांकि अभी जो पूरे पत्ते हैं वो नहीं खोल रहे हैं दोनों नेता, लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों के राजनीति को लेकर के एक बड़ी चर्चा जरूर हो रही है। जी रवि, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री मुकेश सहनी से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है और मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर यह मुलाकात हुई है और बंद कमरे में दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है, लेकिन मांझी ने इसे व्यक्तिगत मुलाकात बताया है। और चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सदन को बेहतर तरीके से चलाने पर चर्चा हुई है। वहीं विपक्षी दलों ने किसान और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर चर्चा की मांग की है। पशुपति कुमार पारस से बात की हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक हुई, क्या उम्मीद करते हैं कि जो संसद का सत्र है वो सुचारू तौर पर चलेगा? चलना तो चाहिए, उम्मीद तो है हम लोगों को कि सब लोगों ने आश्वासन लिया है कि सर्वसम्मति से ये हुआ है कि संसद की बैठक चलनी चाहिए। हाँ सर, अगर हम बात करें सर विपक्षी पार्टियों का, तो उन्होंने किन मुद्दों पर कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की उन्होंने मांग की है? सर, कई तरह के मुद्दे थे, पेट्रोल है, डीजल है, किसान का इशू है, कोरोना है, यही सब रहा। तो सर, मैं जब प्रधानमंत्री में आए तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया सर कि ये बेहतर तरीके से चलेगा? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मुद्दा है उस पर हम विचार करें। साफ तौर पे यहाँ पे मैं कहना है कि जो विभिन्न मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाएगा और संसद का जो मानसून सत्र है वो सुचारू तौर पर चलेगा। कैप्टन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। इधर राजधानी में 2 घंटे की बारिश के बाद एक बार फिर से नगर निगम की पोल खुल गई है। राजा बाजार में सड़कें झील में तब्दील हो गई है। गाड़ियां पानी के बीच से निकल रही है। देखते हैं राजा बाजार से संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। महज 2 घंटे की बारिश में राजधानी पटना पानी पानी हो गया है, तो कई इलाके में जल जमाव की हालत उत्पन्न हो गई है। राजधानी के राजा बाजार में पूरी तरह से देख सकते हैं कि पानी लबालब भर गया है और सड़क जो है झील में तब्दील हो गई है। जो गाड़ियां गुजर रही है, देखिए किस तरह से
बोनट तक जो है कार के पानी पहुंच गया है। वहीं बाइक सवार हो या फिर ऑटो चालक हो, कितनी परेशानी हो रही है समझ सकते हैं। तो मौसम विभाग ने अभी अगले 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन इस बीच पहले दिन की ही बारिश में, यानी 2 घंटे की बारिश में राजधानी के कंकरबाग इलाके से लेकर जो बेली रोड है, राजवंशी नगर, कदम कुआं, लोहानीपुर समेत कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि नगर निगम की टीम जगह जगह दिख रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि शाम तक जो जलजमाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और जो लोग हैं वो आसानी से सड़कों पर निकल सके और ट्रैफिक की समस्या जो फिलहाल दिख रही है वो भी कम हो जाए। तो मौसम विभाग ने एक तरफ जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ वज्रपात को लेकर भी लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील की गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना में कुछ घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। मूसलाधार बारिश के कारण गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में घुटने भर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। पिछले कुछ देर में ही पटना में जो बारिश हुई है उसके कारण से पूरा पटना जो है उसका सूरत हाल बिगड़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पटना का पॉश इलाका है, गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ देखिए किस तरह से जो बारिश है वो पूरे इलाके को जो है वो आवागमन बाधित कर दिया है। जो वाहन चालक है उन्हें खासी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जो है चालू करने में जद्दोजहद जो है वो करना पड़ रहा है। गाड़ी जो चालक है उन्हें जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गाड़ी ठीक ठाक थी, यहाँ से आ रहा था, पानी इतना हम लोग को भी अंदाज नहीं मिला कि यहाँ पे पानी है। यहाँ पे आए अपने आप बंद हो गई गाड़ी। इस कदर परेशान हो गए कि अब लोगों का कहना है कि गाड़ी और बाइक और कार लेकर के नहीं बल्कि नाव लेकर के निकलेंगे शहर में तो वो बेहतर होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में आज हुई बारिश के बाद कई जगह भीषण जलजमाव की स्थिति बन गई है। बिहार विधान मंडल में भी जलजमाव के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेन गेट से पोर्टिको तक चारों तरफ जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में आज रविवार के दिन 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई और इसके बाद विधानमंडल की तस्वीर देखिए किस कदर जल जमाव हुआ है। और ये जल जमाव कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था और तब तमाम दावे किए गए थे कि नगर निगम को अलर्ट कर दिया गया है। नगर निगम बिहार विधानमंडल में जो जल जमाव होता है परिसर में उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास किस कदर है इसकी एक बानगी यह जल जमाव है। निश्चित तौर पर यह जल जमाव कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधान मंडल में जो सत्र है वो शुरू होना है और उसके बाद ऐसी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़े सवाल जो है वो नगर निगम की भूमिका पर है कि नगर निगम आखिरकार क्या करता है, क्यों इस तरह की तस्वीर विधानमंडल के सामने आती है। देखिए एक जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल हैं वो आ रहे हैं पानी में और लगातार बैलेंस बनाए हुए हैं वो साइकिल से आने में तमाम परेशानियां, चूंकि जल जमाव काफी ज्यादा है। और देखिए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी बजानी है तो किस कदर यहाँ पर पानी में वो आ रहे हैं और जो गाड़ियां हैं वो इसी जल जमाव में आ रही है। एक तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, एक गाड़ी आ रही है विधानसभा का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से एक गाड़ी जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप जल जमाव का अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर जल जमाव है। काफी ज्यादा जो है वो जल जमाव है और इसी जल जमाव में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये तस्वीर बिहार विधानमंडल की और लगातार जब भी पटना में बारिश होती है इसी तरीके से तस्वीर सामने आती है। मुख्य प्रवेश द्वार से जो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद का जो पोर्टिको है वहां तक ये पानी जो है वो पहुंच गया है और वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। तमाम दावे भले ही कर लिए जाते हों, नगर विकास विभाग डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जिम्मे और लगातार वो दौरा भी निरीक्षण भी करते रहे हैं संप हाउस से लेकर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों का, लेकिन तस्वीर जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही, सुधरने का नाम नहीं ले रही। और एक बार फिर से रविवार के दिन राजधानी पटना में भीषण जल जमाव। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। डूबने का वीडियो सामने आया है। युवक खुद को बचाने की पूरी जद्दोजहद करता है लेकिन वो डूब जाता है। मृतक दीपक सहनी मारीपुर का रहने वाला था। शनिवार को बूढ़ी गंडक में नदी के सीढ़ी घाट के पास नहाने गया था। नदी की तेज धार में वो हाथ पांव मारता रहा लेकिन डूब गया।
पेड़ पकड़ा जाएगा तो वहाँ से बच जाएगा। पानी में गए, बूढ़ी गंडक में कल स्नान कर रहा था शाम के, आज डूबने से मृत्यु हो गया। पहचान वगैरह हो पाई? पहचान हो गया। आगे इसमें अब क्या कार्रवाई? जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। और सहरसा के महिषी प्रखंड के कुंदह गांव के ग्रामीण रत जग्गा करने को मजबूर है। कोसी नदी यहां कहर बनकर टूट रही है। 2.5 करोड़ की लागत से गोपियन का निर्माण हुआ था, लेकिन मॉनसून से पहले ही गोपियन ध्वस्त हो गया। एक बार फिर से गोपियन का निर्माण कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कैसे गोपियन नदी के तेज कटाव में ध्वस्त हो रहा है, वहीं एक बार फिर कटाव रोधी कार्य जारी है। कुंदा गांव में लोग इतने भयभीत हैं कि वो रात भर जग रहे हैं और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। कोई संतुष्टि नहीं किया, उससे पूर्व काम हुआ लेकिन इससे कोई संतुष्टि नहीं। बोला गिवन सब कुछ कर दिया, जब तक बोल्डर कटिंग नहीं होगा तब तक यह नहीं काम अच्छा होगा। हो सकता है किस वक्त विलीन हो जाएगा, इसका कोई मान नहीं है। हालात यहाँ का ये है कि करीब मानसून से पहले यहाँ पे 2.5 करोड़ का काम हुआ था, जो कि नदी के अंदर विलीन हो गया। बहुत पूरा यानी आधा पोजीशन जो है, फिर विभाग के लोग ने उसको ठीक ठाक किया, लेकिन वो भी नहीं रह पाया। अब 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे फ्लड फाइटिंग हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, सक्सेस हो रहा है। कोई बचने वाला उपाय नहीं है यहाँ पर। अगर सही से काम नहीं होगा तो नहीं बचेगा। इस CSP आंगनबाड़ी केंद्र की क्या बच पाएगा इसमें? कोई नहीं यहाँ तक देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है, बैंक है। क्या होगा तब की जगह कटाव होते रहा? कटाव नहीं रुक रहा है। तो जेवीएन का काम किया गया था, वह 25-30 मीटर में धंस गया और नदी की नेचर के कारण यहाँ पर काम हुआ। अभी हम लोग इसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं, फ्लड फाइटिंग करके। क्या संभावना है, बच पाएगा या फिर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बचना तो है ही। और अररिया का फारबिसगंज कुछ घंटों की बारिश में ही बेहाल हो जाता है। फारबिसगंज के सदर रोड की तस्वीरें देखिए, जो नगर परिषद के दावों की ये तस्वीरें हैं वो पोल खोल रही है। यहाँ हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं। इस हाल के पीछे अतिक्रमण भी एक बड़ी वजह है। कुछ घंटों की बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। और पटना में मौसम का मिजाज आज बदल गया है। पटना समेत कई जिलों में हुई भारी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के दीपनगर स्थित वास्तु बिहार में आज पूर्व विधायक रवि ज्योति की तरफ से टीका अभियान की शुरुआत की गई। इस टीकाकरण अभियान में अनमोल जीवन बचाने को लेकर टीकाकरण के साथ साथ एक पौधारोपण करने का भी संदेश दिया गया। जो भी लोग टीका लगवा रहे हैं उन्हें एक पौधा देकर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं जदयू के पूर्व विधायक रवि ज्योति के आवास पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ कोविड आज वैक्सीनेशन काज किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। खास करके अपनी जीवन बचाने के साथ साथ जल जीवन हरियाली को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पौधा वितरण किया जा रहा है। जो लोग टीकाकरण में भाग ले रहे हैं उनको एक पौधा और सैनिटाइजर, मास्क वितरण किया जा रहा है, ताकि लोग वैक्सीनेशन लेकर अपनी ज़िंदगी बचाने के साथ साथ जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण भी करके वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से जो है पौधे हैं ये भी इनको दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से टीकाकरण अभियान किया जा रहा है। लोग टीका भी ले रहे हैं और वृक्षारोपण के लिए भी यहाँ पर वृक्ष बांटा जा रहा है। हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का भी हम लोग जागरूकता चला रहे हैं और जो आदमी वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनको हम लोग एक वृक्ष भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वृक्ष को ये संरक्षित रखें। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक बरामद हुआ है। तो जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक बरामद किया गया, वहीं 2 गैलन विस्फोटक बरामद किया है। खेरा के
किरबातरी जंगल में एसएसबी की ये कार्रवाई है। तो जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक मिला है। 2 गैलन विस्फोटक बरामद किया गया है और ये खैरा के किरबातरी जंगल में एसएसबी की कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया है। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। जमीन विवाद में पड़ोसी ने घर में घुसकर पहले मारपीट की, फिर घर में आग लगा दी। मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के छोटकी रजवा गांव की है। जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर जख्मी कर दिया गया, फिर घर को आग के हवाले कर दिया गया। जख्मी की पहचान छोटकी रजवा वार्ड 2 के मोहम्मद अतीउल आलम और दूसरे की पहचान मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। बाद में ग्रामीणों की मदद से दोनों जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना के संबंध में पीड़ित का बताना है कि उनके पड़ोसी से पिछले कई सालों से जमीन का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर शनिवार की रात मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सातिब, मोहम्मद मुस्ताक, मोहम्मद मुस्तफा सहित दर्जनों लोगों एक साथ घर में घुस गए और घर के लोगों के साथ मारपीट की, फिर घर को आग के हवाले कर दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में 8 डीएसपी का तबादला हुआ है। फैज अहमद खान होंगे पटना के पुलिस उपाधीक्षक। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार में 8 डीएसपी का तबादला हुआ है। फैज अहमद खान पटना के पुलिस उपाधीक्षक होंगे। विधि व्यवस्था संतोष कुमार एसडीपीओ दानापुर होंगे। वहीं मनोज कुमार बाढ़ के एसडीपीओ की जिम्मेदारी मिली है उन्हें, और अजय कुमार पालीगंज के एसडीपीओ होंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां बिहार के 8 डीएसपी का तबादला हुआ है। विनोद कुमार रावत डेहरी ऑन सोन के एसडीपीओ होंगे। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। तो फिलहाल अपना बिहार में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।